Welcome friends, in this video we shall be talking about investment. बच्चों, इन्वेस्टमेंट चैप्टर करने से पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं पता होता एंड फिर आगे प्रॉब्लम आ जाती है। तो आइए पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब जानते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हमने बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। कोई उन्हें सद्बुद्धि दे, बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बैंक में पैसे सेव किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। बेटा जी, शेयर्स में या बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं होते, उसको स्पेक्यूलेशन कहते हैं। दैट्स नॉट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो बच्चा कहता है फिर आप बताओ इन्वेस्टमेंट क्या है। आपको इन्वेस्टमेंट दो बातों से समझनी है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नॉट दी पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और केन्स का कैटेगराइजेशन हर जगह हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो कि है 3 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट: बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लाइक प्लांट मशीनरी, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइक न्यू हाउसिंग, एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दैट इज चेंज इन स्टॉक। हाउएवर यहाँ पर मेन जो हम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेंगे वो प्लांट एंड मशीनरी ही, मेनली बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ही होगा। अब मेरे बच्चों आगे पढ़ते हैं। ये है एक टर्म डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक। ये कैपिटल स्टॉक टर्म जो है ये सीख लीजिए। कैपिटल स्टॉक होता है इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो सपोज आपके पास 10 मशीनें हैं, तो ये हो गया आपका कैपिटल स्टॉक। अब सपोज अगले साल एक मशीन डेप्रिशिएट कर गई पूरी की पूरी, तो आपका अगले साल का कैपिटल स्टॉक होगा 9। यानी डेप्रिसिएशन आपके कैपिटल स्टॉक को कम करेगी, इन्वेस्टमेंट आपके कैपिटल स्टॉक को बढ़ाएगी। अगर आपने उसी नेक्स्ट साल में 3 मशीनें और खरीद ली तो आपका कैपिटल स्टॉक होगा 11। कैसे सर? 10 थे 3 और ली इन्वेस्टमेंट हुई, यस। 13 हो गया, यस। लेकिन एक मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, यस। सो 12 विल बी योर कैपिटल स्टॉक। सो इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक को बढ़ाएगी और डेप्रिसिएशन कैपिटल स्टॉक को कम कर देगी। बच्चों आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक। देखिए, हर फर्म चाहती है कि उसके पास एक पर्टिकुलर लेवल का कैपिटल स्टॉक हो जो उसके हिसाब से प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज कर दे। आइए पढ़ते हैं। Firms use capital along with labor to produce goods and services. In deciding how much capital to use in production, firms have to balance the contribution that additional capital makes to their revenue against the cost of using more capital. Obviously, अगर आप capital stock बढ़ाएंगे तो आप ये देखेंगे ना एज अ फर्म, एज अ प्रोड्यूसर, कि एक्स्ट्रा कैपिटल स्टॉक बढ़ाने से या फॉर दैट मैटर एक्स्ट्रा मशीन लेने से मुझे क्या फ़ायदा है और इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी मुझे। The marginal product of capital is the increase in output due to one more unit of capital in production. तो ये तो हो गया so called extra benefit from additional unit of a capital. That's called marginal product of capital. To derive the rental cost of capital, we assume that firms borrow money from market and pay interest. हम यहाँ पर ये assumption लेके चलेंगे कि फर्म जो है जब अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, प्लांट मशीनरी खरीदेगी कैपिटल स्टॉक को ऐड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उसका पैसा वो बोरो करेंगे। और अगर पैसा बोरो करेंगे देन ऑब्वियसली दे नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। द बेसिक रेंटल कॉस्ट इज देयरफॉर इंटरेस्ट कॉस्ट, जो आप बोरो करोगे और उस पर जो आप इंटरेस्ट दोगे। Now for a competitive firm, the value of the marginal product of capital is P into MPK is equal to V MPK. इसका मतलब जानना है, बताता हूँ। सपोज आप एक एडिशनल कैपिटल से 10 यूनिट बना पाओगे, लेकिन वो एडिशनल कैपिटल का जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज़, तो वो तो होगी उसकी रेंटल कॉस्ट। अब सपोज वो जो 10 यूनिट बना रहे हो वो मार्केट में एक यूनिट 12 रुपीज़ की बिकती है, तो डोंट यू थिंक उस एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल से आपकी प्रोडक्टिविटी 10 यूनिट्स बढ़ी और हर यूनिट मार्केट में 12 रुपीज़ की बिक रही है, कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो डोंट यू थिंक बाय यूजिंग दैट एडिशनल कैपिटल और एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल आप रेवेन्यू कमा पा रहे हो 120, दैट्स वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। As long as VMPK is greater than RC, firm will add more capital stock. RC मतलब रेंटल कॉस्ट। भैया अब मैंने अपने ही एग्जाम्पल में भी बताया ना, सपोज उस एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल की कॉस्ट 100 है, अभी तक हमारे लिए कॉस्ट इज इंटरेस्ट। तो अगर 120 मिलता है मुझे उसको लगाने पर और मेरी कॉस्ट 100 है, दैट इज़ द सिनेरियो एंड आई विल बी हैप्पी टू ऐड मोर कैपिटल स्टॉक।
सो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेंटल कॉस्ट, तब तक चलता रहेगा ये प्रोसेस जब तक ये इक्विलिब्रियम यानी ये कंडीशन अचीव ना हो जाए। सो रेंटल कॉस्ट फिक्स्ड मानी है, अभी इंटरेस्ट रेट हमने फिक्स माना है, और एम पी ऑफ एल डाउनवर्ड स्लोपिंग है। माइंडेड आप इसको वी एम पी ऑफ एल भी लिख सकते हो। बच्चा कहता है क्यों एल की जगह मेरे को के लिख देना चाहिए क्योंकि कैपिटल का है। तो बच्चा कहता है जी आप वी एम पी के क्यों लिख रहे हो? भैया ऐसा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्राइस फिक्स्ड है और ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, तो भैया फिर जैसे जैसे आप ज़्यादा लगा रहे हो ये गिरते जा रहे हैं। वी एम पी के प्राइस फिक्स्ड हो और ये गिर रहा हो तो वी एम पी के भी तो गिरेगा ही। So, a given level of output can be produced using different combinations of labor and capital. If labor is relatively cheap, the firm will use more labor, and same is the case of capital. जायज़ बात है जी। The marginal product of capital decreases as more capital is used. Therefore, VMPK is downward sloping. The equilibrium occurs at K star. This is your K star desired capital stock. An increase in output shifts the marginal product schedule to right. So कैसे आइए बता दें। The general relation among the desired capital stock, that is K star, and rental cost of capital, that is RC, and the level of output is given by this expression. Equation 2 कह रहे हैं इसको। देखिए रेंटल कॉस्ट कम होगी तो ये बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। अब रेंटल कॉस्ट अगर सस्ता हो जाए, बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लगे, तो यू विल बोरो मोर एंड यू विल इन्वेस्ट मोर एंड देयर बाय कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। आउटपुट अगर ज़्यादा बढ़ गया आपका, तो अब ज़्यादा आउटपुट बढ़ाने के लिए ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कैपिटल के लिए ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल स्टॉक बढ़ जाएगा। Equation 2 shows that desired capital stock K star depends on rental cost of capital and level of output. Rental cost inverse relation, output direct positive relation. Expected output कहता है desired capital stock also depends on expected level of output. Thus if firms expect their output to be increased in future, then they will increase capital stock. तो पिछले वाले पेज में हमने देखा कि एक्चुअल आउटपुट पे तो वो पॉजिटिवली डिपेंड कर ही रहा है, हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट पे भी वो डिपेंड करेगा पॉजिटिवली, वो मतलब डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। अब रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगेन, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि रेंटल कॉस्ट में सिर्फ आप वो ना लो कि आपने जो बाहर से पैसा बोरो करा उसका जो इंटरेस्ट है, अलावा उसके भी बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। शुरू करते हैं। सो फार रेंटल कॉस्ट हमने इंटरेस्ट माना हुआ है। नाउ फर्म्स बोरो मनी टू बाय सम फिजिकल एसेट सच एज मशीनरी विच इज लाइकली टू डेप्रिशिएट इन फ्यूचर। देयरफॉर रेंटल कॉस्ट में इंटरेस्ट तो है ही है, प्लस डेप्रिसिएशन भी है, वो भी तो उसको भी तो कवर करोगे बेटा, जो मशीन लिया वो भी तो साल दर साल वैल्यू गिरेगी उसकी, तो वो भी कॉस्ट में कंसिडर करा जाना चाहिए। Now it should not only the nominal rate of interest which should be considered, in fact it should be the real interest rate. ऑब्वियसली देखो ना, आप एक बार बताओ, जैसे जैसे आगे साल चलेंगे इन्फ्लेशन भी तो आएगी इकोनॉमी के अंदर, तो आपको रियल इंटरेस्ट लेना चाहिए, नॉट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और बीइंग अ मैक्रो स्टूडेंट यू नो दैट रियल इंटरेस्ट रेट इज नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। सो अब हमारी रेंटल कॉस्ट है आर नॉट आई, आई वॉज नॉमिनल, आर इज रियल एंड डी स्टैंड्स फॉर डेप्रीसिएशन। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, सेम 2 में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 3 ऑप्शंस हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी इंटरेस्ट रेट होती है एक इन्वेस्टर के लिए जब वो इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट, विच अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट? जिन्होंने भी बोला है एक्सपेक्टेड, उन्होंने सेम 2 की पढ़ाई अच्छी की है, तो इसीलिए वी फर्दर नो दैट आउट ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट इट इज द एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट विच गाइड्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टर। सो आर सी इज इक्वल टू आर प्लस डी, येस, बट आर हियर इज एक्सपेक्टेड वन, नॉट द रियल वन, एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट। अब बात करते हैं बच्चों टैक्सेस एंड रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, टैक्स कैसे अफेक्ट करते हैं आपके रेंटल कॉस्ट को। वेल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स होता है इज लाइक टैक्स ऑन कंपनीज प्रॉफिट, सो प्रॉफिट पे जो टैक्स लगे। सो टू फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल सिंस द फर्म विल इक्वेट द आफ्टर टैक्स वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विद आफ्टर टैक्स रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द की टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज द फैक्ट दैट इंटरेस्ट पेमेंट आर डिडक्टेड फ्रॉम द फर्म्स इनकम बिफोर टैक्स इज कैलकुलेटेड। अब इसको साधारण भाषा में सिखाता हूँ। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हम मशीन लेंगे उसका पैसा बोरो करेंगे। सपोज 10 लाख की मशीन है तो मैं 10 लाख बोरो करूँगा। अब सपोज उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो मुझे 1 लाख रुपए का ब्याज देना है।
Now, don't you people think corporate tax is tax on company's profit? Yes, sir. Profit होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. यस सर. तो इंटरेस्ट तो टोटल एक्सपेंस का ही पार्ट हुआ ना. इंटरेस्ट कटने के बाद ही तो जो प्रॉफिट की फिगर आएगी उसी पे तो टैक्स लगेगा. तो डोंट यू थिंक इफ यू आर borrowing your money for capital stock investment or for funding capital stock of yours, don't you think even if the tax rate rises, I am talking about the corporate income tax, it should not affect your capital stock, because the criteria of the capital stock is that VMPK should be equal to the rental cost. And my point here is that this corporate tax इज इम्पोज ऑन प्रॉफिट. एंड आपने जो भी इंटरेस्ट दिया होगा वो तो पहले ही प्रॉफिट को निकालने से पहले ही एडजस्ट हो गया होगा. तो यहाँ पे कि ये है मेरे बच्चों, अगर आप बोरोइंग से फंड कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, देन दिस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स शुड नॉट अफेक्ट यू एट ऑल. बट द स्टोरी इज डिफरेंट अगर ये हो जाए. However, this sharp merge or rather message is no longer true when investment is financial or rather financed in part by equity. Here the cost of capital tends to rise with the corporate tax credit or corporate tax rate. बेटे एक बात बताओ, अब तक आपने माना कि आपको मशीन खरीदनी थी तो आपने बोरोइंग करी है, और फिर हमने देखा कि अब फिर कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ भी जाए तो आप पे असर नहीं आ रहा उसका. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट से पहले ही एडजस्ट हो जाएगा वो तो. लेकिन अगर आपकी जो मशीन है जो 10 lakhs की थी सपोज, वो कुछ पैसा आप बोरो कर रहे हो और कुछ अपना यानी इक्विटी का लगा रहे हो, तब आपको दिक्कत हो जाएगी. अपना पैसा क्या होता है? जो प्रॉफिट से बच के आपके पास बचे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कह सकते हो. आप मेरे को बताओ, अगर आपके ऊपर टैक्स ही गवर्नमेंट ज़्यादा लगा दे तो आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा या कम? सर कम. तो अगर प्रॉफिट ही कम बचेगा तो अपना पैसा कम हो जाएगा, और अगर आपका अपना ही पैसा कम हो गया तो डोंट यू थिंक आपकी कैपेसिटी टू बाय दोज मशीनरीज, आपकी कैपेसिटी टू डू दैट इन्वेस्टमेंट विल गो डाउन ड्रेस्टिकली. सो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, अगर तो आपकी फर्म सिर्फ बोरोइंग के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करती है तब कोई असर नहीं डालेगा. लेकिन अगर बोरोइंग और अपना पैसा इक्विटी भी यूज़ करते हैं, देन ऑब्वियसली अगर ये बढ़ेगा तो आपके लिए, आपके कैपिटल स्टॉक के लिए इट्स अ बैड न्यूज़. अब आते हैं दूसरे टाइप के टैक्स पर, इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट. ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कैपिटल स्टॉक एज इट इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट. इसको जिसको भी अच्छे से सीखना हो, मेरी वीडियो देख ले चैप्टर 5 डॉन बुश की, उसमें तो इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट की हमने पूरी एप्लीकेशन ही करी हुई है कि इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है. इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा. नाउ द स्टॉक मार्केट एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो अब जब ये खेल खुल ही गया है कि हो सकता है आपकी फर्म सिर्फ बोरो ना करे बल्कि अपना पैसा भी यूज़ करे इन ऑर्डर टू फंड इट्स इन्वेस्टमेंट, तो फिर डोंट यू थिंक अपना पैसा तो शेयर इशू करके भी लिया जा सकता है. तो स्टॉक मार्केट कैसे उसको इन्फ्लुएंस करती है, लेट्स सी. Rather than borrowing, a firm can also raise the financing it needs to pay for its investment by selling shares. People क्यों बाय करेंगे शेयर्स? उन्हें डिविडेंड का लालच है और कैपिटल गेन का लालच है. When the share price is high, a company can raise a lot of money by selling relatively few shares. तो उनकी जो ओनरशिप है वो कम डाइल्यूट होगी. When stock prices are low, then the firm has to sell more shares to raise a given amount of money. तो जो आपकी ओनरशिप है वो डाइल्यूट ज़्यादा हो जाएगी. और मेरा बच्चा, आपको ओनरशिप अगर शेयर करनी पड़ जाए तो ये भी तो कॉस्ट है. तो अगर अच्छी बूम चल रही है स्टॉक मार्केट तो आप कम शेयर्स में भी अच्छा पैसा इकट्ठा कर लोगे क्योंकि प्रीमियम वगैरह पे बेच पाओगे. लेकिन अगर वो स्लम चल रहा है स्टॉक मार्केट में तो आपको एक गिवन अमाउंट अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा शेयर्स बेचने पड़ेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा शेयर्स बेचने पड़ेंगे देन आपका कंट्रोल जो है वो तो डाइल्यूट हो जाएगा. In short, if the stock market is booming, the price of shares, the company issue will be high, and reverse will be true when stock market is showing downward trends. So in estimating the rental cost of capital of the company, economists sometimes assume that there will be a mixture between borrowing and equity. The stock market condition also influences rental cost. Effect of fiscal and monetary policy. Well, fiscal policy, as we all know, has two components: government expenditure and tax. Monetary policy obviously money supply पर काम करती है. Equation 2 जो पहले किया था, it showed that desired capital stock increases when output or expected output rises and when the rental cost of capital falls. True. So the rental cost falls when real expected interest rate and depreciation falls and investment tax credit rises. Agreed. Fiscal policy affects capital stock through taxes, both corporate tax and investment tax credit. अब ये जरा ध्यान से समझना.
अ हाई टैक्स लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बच्चों, हाई टैक्स लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब है फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन। इट कीप्स रियल इंटरेस्ट रेट लो, क्योंकि अगर फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन होगा, दिस आई शेल प्रूफ, a high tax low government spending keeps real interest low and encourages the demand for capital. A low tax high government spending that produces large deficits raises the real interest rate and thus discourages the demand for capital. मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप टैक्स बहुत ज़्यादा लगाओगे, डोंट यू थिंक कंजम्पशन कम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप देखिए, ध्यान से देखिए, हाई टैक्स लो गवर्नमेंट और आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम कर रहे हो, डोंट यू थिंक ये दोनों चीज़ें एडी को कम करेंगी? बिकॉज एडी के कंपोनेंट्स हैं ये। यस सर। एडी कम होगा तो प्राइस गिरेगा। यस सर। मनी सप्लाई रियल बैलेंस क्या होता है? एम बाई पी। डोंट यू थिंक पी गिरेगा तो एम एस बढ़ेगा? यस सर। एल एम राइट वर्ड शिफ्ट करेगा इससे। यस सर। तो डोंट यू थिंक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा? तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा बेटा, दिस इज व्हाट इज रिटन, अ हाई टैक्स लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कीप्स रियल इंटरेस्ट रेट लो एंड एनकरेजेस द डिमांड फॉर कैपिटल, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। Next, monetary policy affects capital demand by affecting the market interest rate. An increase in money supply reduces interest rate, thus increases the demand for investment and thereby capital stock. तो ये तो स्ट्रेट ही आ जाएगा। अब आते हैं बेटा एक्सीलरेटर मॉडल। इसको फ्लेक्सिबल एक्सीलरेटर मॉडल भी कहा जाता है या कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट भी कहते हैं। Equation 2 shows desired capital stock, but the actual capital stock will often differ from the desired one. At what speed do firms invest to reach desired capital stock? Well, there are many hypotheses about the speed of investment. We here, however, talk about flexible accelerator model. It says that a firm plans a fraction lambda of the gap between desired and actual capital stock over a period of time. We denote the capital stock at the end of the last period by k minus 1. Following expression captures the assets. ये पूरा मैं आपको एक एग्जांपल से सिखा देता हूँ बच्चों। सपोज आपका एक्चुअल कैपिटल जो है इस वक्त वो 2 लाख है, आपका डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इज सपोज 3 lakhs एंड दिस फ्रैक्शन इज सपोज 50%। सो अब मैं इसी में लगा के दिखाता हूँ आपको। आप क्या कर रहे हो, पिछले साल था 2 लाख, फिर आप क्या कर रहे हो, ये जो डिफरेंस है डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक और एक्चुअल कैपिटल स्टॉक का, इसका 50% माइंडेड, इसका 50% हुआ 50,000, तो वो आप इन्वेस्ट करोगे, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 2,50,000। पर सर डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक तो 3 lakhs है। यस। अब आप दोबारा चलोगे, अब आपका पुराना जो कैपिटल स्टॉक की वैल्यू है 250, अगेन दैट इज 0.5, अगेन डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इज 3 lakh, बट नाउ इज 2,50,000। सो नाउ व्हाट इज गोना हैपन इज you have this 2,50,000, 0.5 or of 50, 25,000. So you will now be having 2,75,000, and again you will keep on repeating this thing until you achieve 3 lakh. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये वैल्यू कैसे निकाली है, वो उसके बारे में ये मॉडल बिल्कुल ही मम है। ये इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। This states that the firm plans to have the capital stock at the end of the period be such that the fraction of the gap between this is closed. So वो चलता रहेगा जब तक वो बराबर ना हो जाए। Well, certain observations हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। पहला, timing of investment and investment tax credit. This model does not explain the timing. For example, a firm wanted to have a machinery in place within 3 years. Further, suppose they know that investment tax credit will be higher in the next year. So don't you think it makes sense? The firm might be smart to delay the investment for a year and then invest at a faster rate in next 2 years. क्योंकि तब उनको इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। दिस मॉडल सेज नो नो नो, हर साल लगातार वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन इन्वेस्ट करते रहेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। सेम इफ द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, इफ यू एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल बी लोअर इन दी नेक्स्ट ईयर, तब भी आप फिर अगले साल करो इन्वेस्टमेंट। ये क्या बात है, हर साल फिक्स इन्वेस्टमेंट करनी है। So this timing flexibility rather tells us again that it is the temporary effect that cause larger changes, in this case change being an investment. तो हम पहले भी आपको एक्सपेक्टेशंस में भी पढ़ा चुके हैं ये बात कि टेम्परेरी इफेक्ट्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा चेंजेस लाते हैं। यहाँ पे टेम्परेरी चेंज क्या है, आपको पता है इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट परमानेंट नहीं है, थोड़े टाइम के लिए, तो आप उसी टाइम पीरियड में उसका बेनिफिट लेने के लिए चेंजेस लाते हैं। Accelerator model and cost of capital effect. Well, the flexible accelerator model is based on simple accelerator model. Original model assert करता था कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आउटपुट पे डिपेंड करती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी अफेक्टेड नहीं रहती। मतलब अगर मेरा आउटपुट ज़्यादा है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे तो इन्वेस्टमेंट करनी है। अब कुछ लूप होल्स हैं इसके। The simple accelerator model was based on the view that firms install new capital when they need to produce more. मतलब वो आगे पीछा कुछ नहीं देखेंगे,
आउटपुट ज़्यादा करना है तो कैपिटल स्टॉक लेना ही लेना है, इररिस्पेक्टिव कि वो महंगा पड़ रहा है सस्ता पड़ रहा है, दे डोंट केयर। ऐसे थोड़ा ना होता है। एक और प्रॉब्लम है इस मॉडल में, देर इज अ क्लोज लिंक बिटवीन अर्निंग्स ऑफ फर्म एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये भी नहीं एज्यूम करते कि भैया अर्निंग है कि नहीं है। अरे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इंटरेस्ट कैसे चुकाओगे। तो ये रेंटल कॉस्ट को भी पूरी तरह से डिसरिगार्ड करते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल में, जनरल वाले में। और कंपनी की अर्निंग्स क्या है उसके बारे में भी कुछ बात नहीं करते। नेक्स्ट है जी अनसर्टेन एक्सपेक्टेशंस व्हाई इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएट। वेल द टर्म एनिमल स्पिरिट इज मैनी अ टाइम यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। अब ये जो एनिमल स्पिरिट है ये मैंने तुम्हें सिखाई थी एक्सपेक्टेशन के पहले वीडियो में, और जो आपकी करंट रीडिंग्स है वो इसके बारे में बात ही नहीं करती। मैंने तब भी तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा करा रहा हूँ लेकिन जरूरी है पढ़ना क्योंकि काम आएगा। तो आपने एक्सपेक्टेशन के 3 वीडियोस देखी, वीडियो नंबर 1 काफ़ी हद तक वीडियो 2 और वीडियो 3 को क्लियर करता है। अगर आप रीडिंग्स पढ़ो तो खाली वीडियो 2 और वीडियो 3 की रीडिंग्स बनी हुई हैं आपके सिलेबस की। तो बिना वीडियो 1 के आपको वीडियो 2 और वीडियो 3 भी समझ नहीं आता एक्सपेक्टेशन का, यहाँ पे भी दिक्कत होती। इसलिए वीडियो 1 आपको दिया गया और पहले ही बोल दिया गया था कि ये एक्स्ट्रा करा रहे हैं। एनीवेज द टर्म एनिमल स्पिरिट इज मैनी अ टाइम यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्लक्चुएशंस। अब याद करो एनिमल स्पिरिट क्या होती थी कि जैसे कोई बेनिफिट मिलेगा फर्म्स को तो वो दे विल पाउंस ऑन दैट। The amount of investment depends on expectation. So if there is a good basis for the expectation on which investor base their decision, then investment would change with change in expectation. So investment decision can also be delayed, जैसा भी हमने देखा, टैक्स क्रेडिट मिल रहा हो आगे या बोरिंग आपको लगता हो आगे सस्ती हो जाएंगी। इसलिए एक्सपेक्टेशंस जो है अनसर्टेन रहती हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि एक रैशनल है आपकी एक्सपेक्टेशन, आपको लगता है फ्यूचर में सर्टेन थिंग्स विल हैपन, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हो जाएगी। वो सेम रेट पर जो अभी हम एक्सलेटर मॉडल में देख रहे थे नहीं होंगी, नहीं चलेंगी। अगला है बच्चे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए थ्योरी आप मेरे नोट्स में से या रीडिंग्स में से पढ़ लीजिएगा, मैं की थिंग आपको सिखाता हूँ। अगर मैं रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, हम ये एज्यूम करेंगे कि जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी सप्लाई फिक्स्ड है शहर के बीच में, फॉर एग्जाम्पल ये उनकी डिमांड है। अब मुझे बताओ अगर शहर के बीच में ही डिमांड बढ़ जाए, बाहर से लोग आ गए, डिमांड बढ़ा दिया आपके यहाँ फ्लैट्स की, अब सप्लाई तो फिक्स्ड है, डोंट यू थिंक प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब सेकेंड हैंड के इतने प्राइस बढ़ रहे हैं, डोंट यू थिंक इट शुड प्रॉम्प्ट द बिल्डर्स टू सप्लाई और टू प्रोड्यूस और टू कंस्ट्रक्ट न्यू फ्लैट्स। ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ न्यू हाउसिंग। तो बच्चा कहता है क्यू थ्योरी का मतलब क्या है? बेटे कुछ नहीं है, क्यू थ्योरी में बस हाउसिंग की जगह यहाँ आ जाएंगे शेयर्स, स्टॉक मार्केट। तो सपोज स्टॉक मार्केट में गिवन शेयर्स हैं, ये डिमांड है, ये प्राइस डिसाइड हुआ है, जनरल प्राइस। तो एकदम से स्टॉक्स की डिमांड बढ़ गई, शेयर्स की डिमांड बढ़ गई। तो जब पुराने शेयर्स की प्राइस ज़्यादा है तो जो फर्म्स हैं जिन्होंने इन शेयर्स को पहले इशू किया होगा, कंपनीज, उनको लगेगा यार इट्स अ गुड टाइम टू इशू न्यू शेयर्स, क्योंकि हमारे पुराने ही इतने अच्छे रेट पे बिक रहे हैं तो नए भी अच्छे प्राइस दे जाएंगे, तो फिर मार्केट में नए शेयर्स इशू किए जाएंगे। और इसीलिए मेरे बच्चों आपने एक बड़ी पुरानी कहावत आपने शायद सुनी हो, बड़ी पुरानी कहावत है, दैट बूमिंग स्टॉक मार्केट इज ग्रेट फॉर इन्वेस्टमेंट कल्चर इन द कंट्री। सर मतलब क्या है इसका? बूमिंग स्टॉक मार्केट है, नए शेयर्स इशू कर रही है कंपनी के पास पैसे आएंगे, पैसे से वो क्या करेंगे? डायरेक्टर अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उससे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इकॉनमी में, प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, प्लांट मशीनरी खरीदेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। सो बूमिंग स्टॉक मार्केट इज अ गुड थिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। सो दिस वॉज इन्वेस्टमेंट फॉर यू। बाकी आप नोट्स पे से पढ़ सकते हैं, रीडिंग्स पे से पढ़ सकते हैं। फॉर डाउट्स आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप for notes or for doubts.